हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। उनसे जब भी बात होती है आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये एक सच्ची आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का एक तरीका है। आपको मालूम है कि अमरीश मिश्रा जी के 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं। अब तीसरे यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं। उसका नाम है अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें आप जाएं और ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस किस्म की आवाजें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि इन आवाजों को आगे बढ़ाएं, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने में मदद करें। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो ये कि अभी जो पिछले सैटरडे में जिस तरह से हमास के लोगों ने 3 इजरायली कैदियों को छोड़ा, उसके बाद 369 सबसे बड़ी रेशो, यानी 1 पर 123 लोग छोड़े गए हैं फिलिस्तीनी। वो क्या कुछ है, उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा है। एक तरफ नेतन्याहू कहते हैं कि यानी सीज फायर, जो आखिरी खबर है वो ये है कि उन्होंने इतमर बिन गविर को कहा है कि अगले सीज फायर की निगोशिएशन तब होगी जब मिनिस्ट्री, सारे कैबिनेट के लोग उस पर सहमत होंगे। आज जब हमारी बात हो रही है, आज मंडे है और आज से ही ये बात शुरू होने वाली थी दूसरे मरहले की। कहीं कहीं पता चलता है, इत्तला होती है कि बात हो रही है, लेकिन फिर बयानात इस किस्म के आते हैं तो इससे कंफ्यूजन होता है। उसके अलावा अमेरिका के नए फॉरेन मिनिस्टर, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, वो मार्को रूबियो आते हैं और वो कहते हैं कि हमास का खात्मा, जो आपका प्लान, जो एम है जंग का, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इजरायली मीडिया ये सवाल उठा रहा है, दूसरे दिन ही उसने कहना शुरू कर दिया कि अब तो वो धमकी का दिन निकल गया जिसमें कयामत टूटने वाली थी। सैटरडे 12 बजे ट्रंप ने भी धमकी दी, नेतन्याहू ने भी धमकी दी। अब वो वक्त तो निकल गया, अब वो क्या कर लेंगे, उस पर भी चर्चा इजराइल के अंदर हो रही है। और इस वक्त ये पता नहीं है कि सीज फायर आगे चलेगा या नहीं चलेगा, चूंकि ट्रंप के जो स्पेशल एनवॉय हैं इस इलाके के लिए, जो विटकॉफ, वो कहते हैं कि जरूर दूसरे मरहले की बातचीत होगी और सीज फायर आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्हीं के फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारा मकसद, इजराइल का जो मकसद था, हमारा भी वही मकसद है और हमास को पूरी तरह से खत्म होना है। आखिर क्या कुछ देख रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ईरान क्या कुछ करेगा या नहीं करेगा, वो ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो अभी तक क्यों बस्ते में बंद है, इस पर भी हम बात करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत दूर तक, बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, सुनते हैं। मुझे कहीं कहीं, मैं पर्सनली भी कहीं जाता हूं किसी सोशल इवेंट में या कहीं शादी में, कहीं किसी मौके पर, अक्सर आपका जिक्र आता है। लोग कहते हैं कि उनकी बात बहुत मजबूत होती है और उन्हें आप बार बार बुलाया करें। जी अमरीश जी, आप कैसे देख रहे हैं इन हालात को? देखिए, सबसे पहले तो जो शनिवार को हुआ, यानी जो 15 फरवरी को हुआ, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू ने ये कहा था कि बल्कि ट्रंप ने खास तौर पे कि सारे इजरायली प्रिजनर्स को छोड़ो और नहीं तो कहर, और ये कहर आएगा, मतलब कहर बर्पा होगा। अब उस दिन देखिए, हमास उस धमकी में नहीं आया। उसने 3 को ही छोड़ा। उस 3 में अलेक्जेंडर तुब्रुनोव थे, जिनका पहले वीडियो जारी किया गया, जो बकायदा वहां पर टहल रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, मछली मार रहे हैं। मतलब ये बताइए, ये कादमी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये होस्टेजेस थे, ये तो मतलब टनल के अंदर थे ना। ये वहां पर फिशिंग कर रहा है और आराम से घूम रहा है, और उसको हमास ने बिल्कुल जैसे उसी का घर हो और उसी का बैकयार्ड हो, जैसे वो तो उस तरह का सीन आया। उसके बाद अलेक्जेंडर तुब्रुनोव, ये अमेजोन का एक बड़ा अधिकारी निकला, जो अमेजोन का अधिकारी, और अमेजोन, आपको याद होगा, जो इजराइल का निम्बस प्रोजेक्ट है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है गाजा में बॉम्बिंग के लिए भी, सबके लिए। तो अमेजोन तो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है गूगल के साथ।
जो निम्बस प्रोजेक्ट जो 2023 7 अक्टूबर के पहले शुरू हो गया था, लेकिन अभी जो उसके बाद इजराइल ने जो कार्रवाइयां, सैन्य कार्रवाइयां की 7 अक्टूबर के बाद, उसमें वो धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। अभी अमेजोन, तो अब आप देखिए लगातार अभी वो एक जो उसका नाम क्या था, अरबिल इहुद, जो स्पेस साइंटिस्ट महिला थी, जिसको लेके बड़ा बवाल हुआ था, और ये मतलब कहीं ना कहीं जासूस थी भी, मतलब जासूस भी थी या हाई लेवल की ऑपरेटिव थी, साइंटिस्ट भी थी, और ये मिलिट्री साइंस में भी जो मतलब मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इजराइल की है उसको डेवलप करने में भी इसकी भूमिका थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ऐसे कितना, और हमास कह चुका है कि उसके पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, पता नहीं कौन है। अब देखिए, अब वो बाहर निकली, इजराइल उस पर झुका। ये अलेक्जेंडर तुब्रुनोव के पूरे छूटने पे इतना डेस्परेशन था, रशिया तक ने हमास को थैंक्स किया। रशिया ने इजराइल को थैंक्स नहीं किया, आप इस बात को नोट करिए, हमास को थैंक्स किया। और उसके बाद वो निकला है और फिर उसने बयान दिया है कि मुझे जिस तरह से रखा, वो बिल्कुल जैसे जन्नत टाइप, ऐसा कुछ उसने बयान दिया है। तो ये मैं कह रहा हूं कि देखिए, दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। एक तो ये है कि अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है, वो पहले भी मैं कह चुका हूं, लेकिन हर दिन नई चीजें हो रही हैं। अमेरिका जिस दौर से गुजर रहा है वो बिल्कुल सही हमने पकड़ा था एक समय, मतलब जब ट्रम्प पावर में आया था, लोग कह रहे थे अब तो इजराइल के बल्ले बल्ले है, इजराइल का दोस्त आ गया। अभी कल तक नेतन्याहू कह रहा है कि ट्रम्प से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। और सच्चाई ये है, एलिस्टर क्रूक जैसे तमाम जो बड़े बड़े एडवाइजर्स रहे, जिन्होंने बड़े काम किए हैं मैदान में इजराइल को लेके और मिडिल ईस्ट को लेके, मतलब ये वेस्ट एशिया को लेके, उनका कहना था कि ट्रम्प हेट्स नेतन्याहू। पहली तो बात ये, ट्रम्प हेट्स नेतन्याहू, और ट्रम्प एक और आदमी को हेट करता है जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे अभी, तो जो अभी मिल के आए, तो वो पूरा इक्वेशन बदल गया। और ट्रम्प ने इधर जो उसके साथ हुआ 4-5 सालों में, जिस तरह से उसको प्रोसिक्यूट किया गया, 58 केसेस ठोके गए, हर तरह के देशद्रोह से लेके, मतलब आप सोचिए इतना प्रोसिक्यूशन किसी का मतलब हमारे ख्याल से तो, मतलब राहुल गांधी की लोग बात करते हैं, इस तरह का प्रोसिक्यूशन किसी का नहीं हुआ है, या जिस तरह का ट्रम्प का हुआ पिछले 4-5 साल। तो वो गिन गिन के बदला दे रहा है। और अभी जो मार्को रूबियो को उसने भेजा इजराइल, मार्को रूबियो उसके पहले कुछ जगह, अभी जो म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस चली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब चीजें जुड़ी हैं गाजा से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। म्यूनिक में जो कॉन्फ्रेंस चली वो रशिया और यूक्रेन की पीस डील को लेकर चली। पुतिन और ट्रम्प में 1.5 घंटे की बातचीत हुई। और जो सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो अब होगी, यानी म्यूनिक समिट था, उसमें इस बात को डिस्कस किया गया। और लेकिन जो सऊदी अरेबिया में जो यूक्रेन को लेकर खास मुलाकात होने वाली है पुतिन और ट्रम्प की, उसमें यूक्रेन इनवाइटेड नहीं, उसमें यूरोपियन यूनियन इनवाइटेड नहीं। और आप देखिए, और हर जगह जाके ट्रम्प के लोग, जेडी वैन से लेके, और वो जो पीटी हेस्गेट हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो जाके कह रहे हैं कि यूरोप में तो फ्री स्पीच ही खत्म हो रही है, यूरोप में तो ये हो रहा है। वो यूरोप को लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, और उसके बाद वो यहाँ तक कह रहे हैं, और कई बार ट्रम्प कह चुका है कि बाइडेन की वजह से ये सब हुआ, ये जो यूक्रेन वॉर हुई है। अब ये देखिए, अब ये जो सारा संदेश जा रहा है, और उधर जो नेतन्याहू का एजेंडा है कि किसी भी तरह ट्रम्प को हम ईरान पे हमला करवाएं। देखिए, नेतन्याहू के पास अब कुछ नहीं बचा। गाजा की स्थिति मैं आपको बताता हूं, कल की जो हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट थी, हिब्रू मीडिया में रिपोर्ट आई है कि हमास ना केवल लौट आया है, बल्कि जो पूरा बॉर्डर है, जो इजरायली सेना पीछे हटी है, वो अभी बॉर्डर पे है, निजरिम कॉरिडोर से पीछे हटी, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी पीछे हटी है, लेकिन पूरी तरह से हटना अभी बाकी है। जो इजराइल है, वो हमास पूरे बॉर्डर पे एक्सप्लोजिव्स बिछा रहा है, और हमास ने एक बात कही है कि इफ यू विल रिटर्न देन वी विल रिटर्न, यानी 7 अक्टूबर दोबारा हो जाएगा। भाई यही तो बात है ना। आप ये बताइए कि उसके एक्सप्लोजिव्स बिछा रहे हैं, इजरायली घुसेंगे, वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। कई पॉइंट्स पे इस तरीके से हमास ने किया हुआ है। अब ये जो पूरी बात है, इजरायली मीडिया छाप भी रहा है, उससे ये भी कहा जा रहा है कि ये सब मत छापो, ये भी बात आ रही है। और पहली बार राइट विंग मीडिया जो है, मतलब यूरोद अहरोनोत, जिसको मैं बार बार कहता हूं, जिसकी वजह से, जिसको फेवर करने की वजह से नेतन्याहू पे केस चल रहा है, कल को वो जेल जा सकता है,
क्योंकि उसने ये युडियोत अहरोनोत को फेवर किया ओवर इजराइल हायोम, एक और जो उनका मतलब जो आपस की लड़ाई है इजराइल, वो तक उसके खिलाफ इतने हमले कर रहा है कि क्यों, मतलब विश्वास के परे इतने हमले के, मतलब अचानक ये अचानक जो है ये आज तक से लेके और ये लोग मोदी पर रोज हमला करने लगे, तो सोचिए कैसा लगे। तो मतलब ये एक पूरी या मतलब इनको भी छोड़िए, रजत शर्मा जैसा एबीवीपी का एक्स एबीवीपी, वो मोदी पे रोज हमला करने लगे, उससे क्योंकि वो वहां पर उसका क्रोनी रिलेशनशिप है ये रजत शर्मा का मोदी से, तो युडियोत अहरोनोत का भी क्रोनी रिलेशनशिप है नेतन्याहू से। वो अगर रजत शर्मा सोचे मोदी की रोज 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 हमला करे तो क्या होगा। वही चीज इजराइल में हो रही है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के उसमें नेतन्याहू नहीं जा रहे हैं, नेतन्याहू के उसमें वो नहीं जा रहा है, पूरा एक मतलब, और अब कितने लेवल की डिवीजन हो गए हैं, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। ये तो जब कोई रिजीम कोलैप्स करती है अंदर से, यानी इम्प्लोजन होता है, बाहर से इंटरफेरेंस से नहीं, जो अंदर से इम्प्लोजन होता है, ये उसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको पता है स्कॉट रिटर एक बहुत, मतलब ये स्कॉट रिटर आपने भी नाम सुना होगा, बहुत फेमस ये भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पिछली सरकारों में रहे हैं, और इधर और ये सब राइट विंगर्स हैं। आप सोच लीजिए ये भी, और वो एक और है ये कार्लसन टकर और कैंडिस ओवन, ये सब राइट विंगर जो खुल के इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो स्कॉट रिटर ने कहा कि भाई देखो, अभी दुनिया जो है उसमें वो दौर चला गया जब बात कही जाती थी, जब बात का कोई महत्व होता था। अब ये जो 7 अक्टूबर के बाद दुनिया ये हो गई कि एक्शन क्या, तुम एक्शन में क्या कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम ये करोगे तो तुम करके दिखाओ, तब बात करो, पहले करो फिर बात करो। अब पहले क्या था कि बात करो और करो नहीं। तो ये देखिए एक सिचुएशन आ गई है, उसमें आप देखिएगा, मतलब एक, मैं देखिए हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी गए वहां, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी पूरा घिगी, ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी आदमी को जेल से उठा के वहां पर भेज दिया गया। ट्रंप ने उनको हक किया, कहा कि यू आर मिस्ड। अब यू आर मिस्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि तुमने जो है, जब हम संकट में थे, तुम बाइडेन के साथ वो कर रहे थे, ये भी हो सकता है। क्योंकि ट्रंप की जो भाषा है वो उसको समझना बहुत सबके बस की बात नहीं, उसके लिए थोड़ा अमेरिकन कल्चर की समझदारी भी जरूरी है। खैर, तो ये वहां जाके सरेंडर करके आ गए। इन्होंने जो है, आप सोचिए, तहव्वुर राणा के एक्सट्रेडिशन की बात इन्होंने की, उसके बदले इन्होंने, और इनके मुंह पे ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकल तारिफ लगाएंगे। अब रेसिप्रोकल तारिफ का क्या है भाई, देखिए कितनी मजेदार बात हो रही है। अभी जैसे ही मोदी आए, उन्होंने बर्बन विस्की, जो अमेरिका की खास विस्की होती है, स्कॉच नहीं, बर्बन विस्की से इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश कर दी जो अमेरिका से आती है। अब आप देखिए, अब हम बड़े हथियारों, मतलब जो हथियारों की डील हुई है नहीं हुई है, उस पर हम नहीं जा रहे, हम छोटी सी चीज पे जा रहे हैं। इंडिया की लिकर लॉबी खड़ी हो गई। इंडिया की लिकर लॉबी ने कहा कि इसका क्या मतलब है, हम अपने यहाँ खुद सिंगल मॉल्ट बना रहे हैं, एक से एक ब्रांड्स निकल रहे हैं, इंद्री निकल रही है, रामपुर निकल रहा है, ये सब सिंगल, और हम कल बर्बन भी बनाएंगे। तो अच्छा, हमारा जो पूरा, अब ये देखिए, ये फंडामेंटल इश्यूज हैं इसमें। इंडिया का जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको भी ये इफेक्ट करेगा, जो ये अमेरिका से डील करके आए हैं, जिसमें इन्होंने ये मतलब मान लिए बात कि अमेरिका, अगर मोदी ने टैरिफ्स नहीं हटाया, वो हार्ले डेविडसन वाली बात हमने बताई थी, वो सब देखिएगा कुछ दिनों में आपको बहुत अमेरिकन चीजें दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि उससे इम्प्योर ड्यूटी स्लैश हुई। लेकिन उसका जो दूसरा इफेक्ट है जो सीधे पड़ेगा, कि भारत सरकार के रेवेन्यूज पे इंडियन बिजनेसेस जो मोदी को सपोर्ट कर रही है, उन पे सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ इजराइल में हो रही है। इजराइल में अभी देखिए एक खबर आई कि 1800 बम जो बाइडेन ने रोक रखे थे, वो MK4 जो इजराइल ने काफी यूज किए गाजा में, 2000 पाउंड वाले जो हैं। हाँ, तो वो ट्रंप ने अलाउ कर दिए। अब इसी को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया स्कॉट रिटर का ही। उसने कहा कि बम तो पहुंच गए, लेकिन बम चलने में तो चाहिए ना। आप देखिए दो चीजें, अमेरिका ने थर्ड सिस्टम भेजा था। थर्ड सिस्टम जो था, जब मुझे याद है हिजबुल्ला से जंग हो रही थी नवंबर में, तो हिजबुल्ला ने 80 किलोमीटर ऊपर से मार दिया था अर्थ के सरफेस से, तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम पहुंच ही नहीं पाए थे वहां तक, जो बिनियामा में हमला हुआ था, हाइफा में। उसके बाद अमेरिका ने थर्ड सिस्टम भेजा, और ये था कि भाई साहब ये तो बड़ा भयंकर है, 100 हर एक
जो गोला छूटेगा उसके लिए 100 अमेरिकन चाहिए, इजरायलीज को तो आते ही नहीं है। और थॉट सिस्टम का आपने कहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना 3 महीने, कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं। और ये थॉट सिस्टम उस समय था जब इंटेंस जंग हिजबुल्लाह से चल रही थी, और हिजबुल्लाह ने आखिरी दिनों में जो रोज मारना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इजराइल और मतलब सरेंडर किया। थॉट सिस्टम की कोई खबर नहीं। अमेरिका का जो 1,000 सैनिक आ रहे थे, वो बेड़ा लेके, जहाज लेके, जो 22 लाख गाजा के लोगों को खाना खिलाता, वो वैसी बात है जैसे ट्रंप कह रहा है कि हम डिस्प्लेस कर देंगे, रिवेरा बनाएंगे। उसका हुआ क्या? लोग पूछे तो उसका क्या हुआ? कोई पूछता नहीं है कि उस बेड़े का क्या हुआ। तुमने माहौल बनाया, 1,000 सोल्जर्स आएंगे, 22 लाख लोगों को खाना खिलाएंगे। वो एक छोटा सा ऑपरेशन वहां करने के लिए वो आया था, जिसमें इजरायलियों को अमेरिकन सोल्जर्स की जरूरत थी, और जिस होस्टेज को निकालना था उसको मार दिया। वो मर गया अल्टीमेटली इजरायली गोलियों से। अच्छा मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक करके पूछना चाहता हूं। लोगों के जहन में एक सवाल बड़ा ये है कि ये जंगबंदी दूसरे मरहले में, फिर तीसरे मरहले में जाएगी या रुकेगी, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो जो तैयारियां आप बता रहे हैं कि हमास ने बारूद लगाना शुरू कर दिया बॉर्डर पर, जाहिर है वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर सेकंड फेज नहीं हुआ तो जाहिर है फिर से लड़ना है। तो अभी आपको क्या लगता है, इजराइल के अंदर से जिस तरह से इस्तीफों की आवाजें आ रही हैं, जिस तरह से नेतन्याहू को क्रेजी और पागल भी कहा जा रहा है उन्हीं लोगों के जरिए, या तो अब वो सरकार में है या कल तक सरकार में थे, तो इस हालत में क्या ये ट्रंप की सरकार, कभी वो कहती है इट इज देयर वॉर, कभी कहती है कि हमारी जंग है, हम आपके साथ खड़े हैं, इस कंफ्यूजन के बीच में नेतन्याहू क्या कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बता दें कि हम ट्रंप ने कहा है इट इज देयर वॉर। उसने ये कभी नहीं कहा है कि उसने कहा इट इज देयर वॉर, इट कैन बी माय बिजनेस। मैं पैसा बनाने को तैयार हूं उसके ऊपर, लेकिन इट इज देयर वॉर, इट कैन बी माय बिजनेस, वो ठीक है। वो तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि नेतन्याहू किसी भी, देखिए उसकी मजबूरी है कि जो सीज फायर है ये पूरा हो, जो फर्स्ट फेज है, जो कि 2 मार्च तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि 42 दिन का फर्स्ट फेज था, 19 जनवरी से 2 मार्च। अब उसके बाद जो सेकंड फेज है उसकी बातचीत अभी शुरू हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और जो बीच में ह्यूमैनिटेरियन एड इन लोगों ने रोकी थी, जो सैटरडे को लेके कंफ्यूजन हुआ था, फिर रेट्रोएक्टिवली इजराइल ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अभी फिर कुछ कम किया है, फिर बढ़ा रहे, मतलब वो डे बाय डे बेसिस पे कभी बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं। फिर हमास एक धमकी देता तो बढ़ा देते हैं। अब ये सोचिए, सैटरडे को हुआ, ये 2 दिन की घटनाएं हैं कि किसी दिन 600 एंटर कर रही हैं, 800 कर रही हैं कल, लेकिन कम हुई, और वो भी कल के सेकेंड हाफ में थोड़ी सी कम हुई, तो हमास ने तुरंत एक बयान ठोक दिया। उसके बाद फिर इजराइल जग गया। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें जो आज की इनकी कैबिनेट मीटिंग है, ये कहें कुछ भी, देखिए अब हम लोग एक बात आप समझ लीजिए, कहना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। ये पहले नहीं होता था दुनिया के राजनीति में। जो मतलब आप कहिए कि हम इराक में हमला करेंगे, आपने नहीं किया, वो स्थिति अब आ गई। अच्छा अमरेश जी, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है आपकी। मैं भी बहुत सी चीजें फॉलो करता हूं, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं कर पाता हूं। मुझे पब्लिक में इसे एडमिट करने में कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा कि दोपहर से पहले कुछ था, दोपहर के बाद सूरत हाल अलग थी। इस बारीकी से आप देखते हैं। एक और वाकया इस बीच में हुआ था सैटरडे में, आप भी शायद लाइव देख रहे हो, मैं भी यहां लाइव देख रहा था, अलमनार को देख रहा था खास तौर पर, वो लेबनान का टेलीविजन। तो वो घंटों पहले जो डायस सजाया गया, और जैसे ही वो डायस लगता है वहां वो स्क्रीनशॉट लेकर के इजरायली मीडिया छाप देता है कि स्टेज सेट हो गई है। यानी एक खुशी होती है उनके अंदर। और फिर वो टीवी स्क्रीन लेकर के वो भी बैठे होते हैं, घर वाले भी, सरकारी लोग भी इजराइल के। उसमें आपने देखा तकरीबन जो डिक्लेयर्ड टाइम था वहां का लोकल 9 बजे, हमारे यहाँ का भारत का 12:30 बजे, वो मैं घड़ी देखता रहा और उस डायस को मुसलसल देखता रहा। वो ये रहा कि अभी वो आईसीआरसी की गाड़ियां नहीं आई हैं। वो तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे के देर से आई। फिर उसके 15-20 मिनट बाद ये नमूदार हुए हमास के लोग उन कैदियों को लेकर के। तो ये जो आखिरी मिनट का 1-1.5 घंटा जो लगा था, वो जो ब्लड प्रेशर उसमें ऊंचा हो रहा होगा, वो क्या चीज थी? उसे थोड़ा सा टेक्निक को बताइए, वो क्या था? वो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि
एक्चुअली हमास क्या करता है, हर ये 6 प्रिजनर एक्सचेंज था। वो देखिए एक साइकोलॉजिकल वॉर वो हमास लड़ रहा है, वो इजरायली पब्लिक के ओपिनियन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये देखिए हर एक फेज में हुआ है कि टाइम डिले हुआ, और डिले होने के पहले क्या इन लोगों ने किया है, उन्हीं प्रिजनर्स के वीडियो पोस्ट कर दिए। और वो वीडियो जो है वो तुरंत इजराइल का जो चैनल 12 है, चैनल 14 है, वो उठा लेता है। और उस वीडियो, ये अलेक्जेंडर त्रुगनोव का जो वीडियो है, क्योंकि अलेक्जेंडर त्रुगनोव सैटरडे को छूटा, इसका वीडियो जब मैं वही देख रहा था कि जस्ट अभी तक जैसे आपने बताया 12 साढ़े 12 के बाद ये लोग आए नहीं, उसके बीच में वो वीडियो चलने लगा कि वो घूम रहा है और वो वहां पर मतलब समुद्र के पास टहल रहा है, फिशिंग कर रहा है। तो ये तब तो वो देखिए पूरी एक तरह से, अच्छा वो जब देखती है इजरायली जनता, सोचिए क्या होता है, जिनके लोग अभी भी अंदर है उस चीजें, जो कि एक अच्छी खासी संख्या, और पता नहीं कौन कौन है, क्योंकि ये अभी ना हमास बताएगा ना इजराइल एडमिट करेगा, वो उसी दिन पता चलेगा। तो जो जिनके लोग अंदर हैं, वो उनको लगता होगा कि अरे यार ये आदमी ऐसे घूम रहा है, हमारे लोगों का क्या हाल है, हमारे लोग भी क्या इस तरह से हैं, या वो बुरी हाल। क्योंकि पिछली बार जो 5th बैच था, उसमें जो 3 रिलीज किए थे, वो उन्होंने वेट लॉस किया हुआ था, पतले दुबले थे, वो उतना उतना स्वस्थ नहीं लग रहे थे, उनके बारे में कोई ऐसा वीडियो भी नहीं आया। अब वो एक अलग गेम हुआ, उससे इजरायली पब्लिक और भड़क गई कि देखो कितनी बुरी हालत है। अब ये गेम हो गया कि उन्होंने रशिया के होस्टेज को अच्छा रखा, और रशिया के होस्टेज ने और रशिया ने हमास की तारीफ की, इजराइल का नाम नहीं लिया। अब ये जो पूरा देखिए खेल है, ये बहुत, क्योंकि वो पूरा दिन जो 24 घंटे, या चलिए उसमें से जो 6-7 घंटे जो मेन होते हैं, जिस दिन रिलीज होते हैं होस्टेज, जो सैटरडे को हमने देखा, वो बड़े क्रूशियल होते हैं। एक क्योंकि अच्छा इस बार देखिए, मैंने पहले बताया है कि आईडीएफ के डिफरेंट रेजिमेंट्स के लोगोज लगा के कैसे उनका मजाक उड़ाया गया। इस बार जो है यानी जो अभी 15 फरवरी को हुआ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, ट्रंप को संदेश था, उन्होंने कहा था कि हम हिजरत तो करेंगे लेकिन जेरूसलम की तरफ। तो जो ट्रंप ने कहा था माइग्रेशन की बात, माइग्रेशन ही वही हुआ, हिजरत ही हुआ ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो माइग्रेशन जो ट्रंप ने कहा था कि गाजा से पैलेस्टीनियन माइग्रेट कर जाएं, तो उन्होंने कहा माइग्रेट करेंगे लेकिन जेरूसलम की तरफ। और जेरूसलम आप जानते हैं कि जेरूसलम फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल है, और वो डिक्लेयर हो चुका है। दूसरी बात देखिए, जो सैटरडे को फिर बयान आया ग्योरा ईलैंड का। अब ग्योरा ईलैंड वो एक्स जनरल हैं जिन्होंने जनरल प्लान फॉर्मुलेट किया था, जिसके तहत 1.5 महीना नॉर्थ गाजा, जबलिया, बेत हनून और बेत लहिया में अलग से नरसंहार हुआ। दुनिया को एक मॉडल इजराइल देना चाहता था कि फिलिस्तीनियों से मुक्त, हमास से मुक्त, फ्री पैलेस्टीन, मतलब फ्री जोन फ्री फ्रॉम पैलेस्टीनियंस एंड फ्री फ्रॉम हमास, ये हमने देखो क्रिएट कर दिया। वो नहीं हो पाया, उसी वजह से एक बहुत बड़ा कारण था कि उसकी वजह से आपका सीज फायर हुआ। अब ग्योरा ईलैंड उस जनरल प्लान का आर्किटेक्ट है, उसने बयान फिर दिया, वो पहले दे चुका है एक बार, हमने शायद आपके उस पर चर्चा भी की। उसने फिर बयान दिया कल, उसने कहा कि हमारी गलती यही है कि हमास को हमने आतंकी संगठन समझा, वो तो गाजा की सरकार की सेना थी। उसने कहा वो तो गाजा के, और फिर वही बात आ जाती, गाजा की सरकार की सेना थी, इसका मतलब है कल को गाजा फिलिस्तीनी राज के रूप में डिक्लेयर हो सकता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, और फिर वो वेस्ट बैंक को लेगा, और ये भी कह सकता है कि पूरे इजराइल को लेगी। भाई कोई भी स्थिति हो सकती है जब हमास एक के बाद एक मिरेकल करे जा रहा है, और जिसको लेके मतलब खमेनी साहब ने जब वहां पर डेलीगेशन गया, और उसी समय डेलीगेशन भी चल रहा था जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, तो जो डेलीगेशन गया हमास का खमेनी साहब के सामने, खमेनी साहब ने कहा कि जो पैलेस्टीनियंस ने किया है वो लेजेंड का हिस्सा है, वो मैथोलॉजी का हिस्सा है। यानी देवी देवताओं के बारे में जो हम लोग सुनते थे इस तरह की चीजें कि बहुत ही परेशान है राम, और इतनी बड़ी कैसे लड़ेंगे रावण से, और ये है वो है, और पूरा देखिए एक पता नहीं वानर सेना बन गई और रावण को हरा दिया। तो ये मैथोलॉजी में, दुनिया की मैथोलॉजी में इस तरह की मैथोलॉजी होती है इस बारे में कि जो फोर्सेज ऑफ गुड होती हैं वो अंडरडॉग होती हैं, उसके बाद वो उभरती हैं, और वो जो ईविल को कैप्चर करते हैं। ईविल बहुत ही खतरनाक होता है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास माया होती है, उसके पास धन दौलत होता है, उसके पास जाने क्या क्या होता है। तो खमैनी साहब ने कहा कि मैथोलॉजी क्रिएट कर दी इन्होंने। मैथोलॉजी का मतलब ही ये है कि ये बिल्कुल जैसे दंत कथाओं की बातें, और वो जब 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 एक मतलब भगवान उभरते थे
और वो मारते थे। तो ये जो उन्होंने पूरी उन्होंने उन्होंने बाकायदा कुरान की कुछ वर्सेस, कुछ आयत पढ़ के सुनाई उसको और ये बताइए, बताया उसको कि उसका बताइए। सही पूरा मानी आप लोगों ने दिया है। हाँ नहीं, उसको बताइए, अभी बताइए उसको। जी जी उन्होंने जी। ये शायद क्या है कि मतलब जो ऑपरेस्ट होता है हाँ, उसकी वो कमजोर होते हुए भी जब वो खड़ा होता है जालिम के खिलाफ तो अल्लाह उसको कामयाबी देता है। हाँ कामयाबी थी। वही हाँ, वही वो मैं कह रहा हूँ, ये जी। हाँ, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। सिंपल सी बात है। और इसको लेके जो अच्छा ईरान अपनी 46th एनिवर्सरी मना रहा है, उसमें हम भी उसका अध्ययन कर रहे हैं और हमें एक वीडियो डालना था कल, लेकिन वो अब मैं ट्यूसडे को डालूंगा। और उसमें भी हम इस चीज को ट्रेस कर रहे हैं कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान का था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, मतलब इस्लाम के अलावा उसकी और सूक्ष्म आइडियोलॉजी क्या थी, कौन से पहलू इस्लाम के उसमें उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी तरह से इंटरप्रेट किया। ये भी बहुत जरूरी है। और ये भी देखिए, तो अब यहां पर बात जो जो फंस रही है, जो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था या जो आपने सबसे पहले किया था सीज फायर वाला, वो देखिए दुनिया जानना चाहती है सीज फायर का क्या होगा। सीज फायर का मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज में अभी एक और प्रिजनर एक्सचेंज होगा, जिसमें हमास जो है वो वही अपना दो दो तीन दो सैटरडे छोड़ेगा। अभी बाकी हैं, 2 सैटरडे अभी बाकी सैटरडे हैं। बाकी है। तो उसमें अभी देखिए और होगा अभी, और वो अच्छा उसके पहले कन्फ्रंटेशन होगा। उसके पहले क्योंकि ये एकदम उतार चढ़ाव वाला रोलर कोस्टर राइड है ये, मतलब इसमें एकदम नीचे आप जाते हैं ऊपर। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें रोज साइकोलॉजिकल वॉर चलेगी। अभी मैं बताऊं 15 फरवरी को जो 369 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज हुए, उसमें 36 ऐसे थे जिनको लाइफ सेंटेंसेस था, 2 को डिपोर्ट किया गया। एक तो ये थे आपके अहमद बरगूती, जो कि मरवान बरगूती के साथ थे, अल अक्सा ब्रिगेड के कमांडर 2002 में, जिनके ऊपर कम से कम 12 केसेस हैं। मतलब कितने इजरायलियों को मारने के, वो छोड़ ही दीजिए। और मरवान बरगूती को नेल्सन मंडेला कहा जाता है। जिस दिन मरवान बरगूती छूटेंगे, जो कि अहमद बरगूती को, मतलब जब अहमद बरगूती छूट गए तो मरवान बरगूती भी और वो डील का हिस्सा, और इजराइल अड़ा हुआ था इस पे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको छोड़ने का मतलब ये होगा कि महमूद अब्बास को सीधे चैलेंज होगा। मरवान बरगूती मतलब महमूद अब्बास का चैलेंजर। और उसको अब वो और जो प्रिजनर रिलीज हुए हैं 1000 के ऊपर, उसमें ज्यादातर फतेह के हैं। और फतेह के लोग सीधे सीधे मतलब हमास को एंडोर्स कर रहे हैं। जकारिया जुबैदी जैसे लोग, जो पुराने, जो हमास के राइस के पहले के लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं, वो सब लोग रिलीज होके हमास के पक्ष में आ रहे हैं। तो ये देखिए महमूद अब्बास के भी दिन जो है वो लगभग खत्म है। और एक बात, सेकंड जो फेज है, क्योंकि सेकंड फेज जैसे ही इजराइल ने एग्री किया, उसका मतलब है कि वो हार गया। और इजरायली मीडिया अभी से ये बिल्ड कर रहा है। लेकिन और कोई चॉइस नेतन्याहू के पास नहीं है। आप दोबारा युद्ध में नहीं जा सकते। अगर आपने युद्ध में दोबारा जाने की कोशिश की, फिर जो तबाही होगी, फिर तो वही बात आ जाएगी कि जो ट्रंप कह रहा है, और ट्रंप को जानकारी है इस बात की कि हमास ने अपनी जो पूरी तैयारी की है, जिस तरीके से वो एक्सप्लोजिव्स बिछा रहा है, और उसने सेना का अपना दिखा भी दिया दुनिया को। अभी 15 फरवरी को भी दिखाया कि हमारे पास देखिए पूरा, मतलब वो हर उसमें पिछले 2 प्रेसिडेंट एक्सचेंजेस में परेड करवा रहा है अपने अपने सेनानियों की, और नए नए कपड़ों में। इस बार अरे जो सर, था वो इजरायली, उस वीडियो का एक वो हिस्सा था जिसपे लोगों ने बहुत वहां पर खुशी मनाई। 2 लड़ाके डायस पर जाते हैं और आपस में बाकायदा गले मिलते हैं और खुशी का इजहार करते हैं बाकायदा, यानी दे आर हैप्पी एंड साउंड। तो उसका जो वो मैसेजिंग में कमाल है। देखिए, पूरी दुनिया का मीडिया उनके हाथ में, CNN का कैमरा वहां मौजूद नहीं, BBC का कैमरा वहां मौजूद नहीं, सिर्फ वो कैमरे हैं जो जो खुद वो लोग चला रहे हैं। उनके बड़े अच्छे अच्छे कैमरामैन है, बहुत ही, जिस तरह से वो उनका लड़ाका जो है वो मोहर लगाता है उस पर, कागज पर, और वो हाँ साइन करता है, उसको भी बारीकी से वो कैप्चर कर रहा है। तो खैर, हाँ उन्होंने मीडिया को इस्तेमाल अपने हक में करना बहुत अच्छे से सीख लिया है। नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल जंग बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। अभी क्या कहीं कोई दुनिया में रियलिज्म नाम की कोई चीज होगी क्या? क्या इनको, इनसे टेररिज्म का तमगा हट करके इनको गले लगाने के लिए कोई आगे बढ़ेगा क्या? क्या ये अरब हुकूमतें जो मुसलसल इजराइल के साथ साजबाज में शामिल हैं, साजिश में शामिल हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ,
क्या वो इन्हें कबूल कर पाएंगे? क्या उनको अगर ये कबूल नहीं करेंगे तो क्या इन मुल्कों की हुकूमतों के अवाम इनको बर्दाश्त कर पाएंगे? ये बहुत बड़े-बड़े सवालात हैं। क्या कुछ लगता है आपको? फ्यूचर क्या है इस इलाके का? देखिए, मैं आपको ये इसमें एक चीज ट्रंप ने कही है इधर। एक तो वो ट्रंप अब उस बात को नहीं कह रहा है कि ये रियल एस्टेट और गाजा के लोग डिस्प्लेस माइग्रेट कर जाए। अब वो कह रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव अरब प्लान। अब आप देखिए ट्रंप की जो एक उसकी जो जो एक कनिंग तरीके से जो पूरा अभी कह रहा था, ये अब कह रहा है आई एम वेटिंग फॉर द प्लान ऑफ द अरब्स की वो भी उनको भी एक्सपोज होने दो, उनके भी प्लान को आने दो, फिर उनका जब प्लान आएगा तो हमास फिर हमला करेगा। फिर दुनिया अभी दुनिया में इजराइल और ये मतलब अरब वर्ल्ड में ट्रंप के प्लान के खिलाफ एक एकजुटता हो गई। अब वो अरब्स जो हैं वो पता नहीं वो क्या प्लान, वो यही कह सकते हैं ना कि यहाँ हमारी फौजें जाएंगी मैक्सिमम, कि भाई वो जो, लेकिन किस लिए जाएंगी, क्यों जाएंगी? यूएई ने कह दिया कि ट्रंप के प्लान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो ऑप्शन क्या ये लोग लागू करेंगे वहां पर जाके, और क्या ये लोग कहेंगे कि गाजा के लोगों से कि तुम इतना पैसा ले लो, और जैसे रियल एस्टेट डील होती है, जैसे गांव की जो जमीन सड़क बनने में जब्त होती है, तो बहुत सारे लोग करोड़पति हो गए अभी दिल्ली, मतलब तो उस तरह की डील तुम दोगे। तो ये देखिए एक खेल है जो ट्रंप खेल रहा है, और हमास भी उसको खेल रहा है, समझ रहा है हमास। अरब जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप है वो फंस गई है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो ना इधर की रही ना उधर की रही। सऊदी अरेबिया अभी बहुत, उन्होंने देखिए अभी सऊदी अरेबिया ओपननेस की बात कर रहे थे, इजरायलीज का डेलीगेशन गया सऊदी अरेबिया, रब्बाई भी वहां गया, पूरा एक वो इवेंट हुआ, अपने उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि हम एकदम एक नए दुबई बनने जा रहे हैं। तब तक में 7 अक्टूबर हो गया, पूरा मामला ही पलट गया। अब ये जो अरब मुल्क हैं ये एक्चुअली इरेलीवेंट होते चले जा रहे हैं, ये पीछे, क्योंकि अरब मुल्क क्या, यहाँ तो सीधे हमास टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, कोई पूछता थोड़ी ना उनसे, उनसे तो कोई नहीं पूछता है, ये अल सीसी से या मोहम्मद बिन सलमान से या जॉर्डन के किंग से। जॉर्डन का किंग ऐसे ही डरा हुआ है, उसकी पूरी जो मीटिंग हुई थी ट्रंप के साथ उसमें उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। मोदी जैसी हालत थी, मोदी बस शांत बैठा था, लेकिन मोदी के हाथ वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है एक एग्रेसिव, वो बिल्कुल गायब थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आप मुझे बताइए ये अरब वर्ल्ड इसमें क्या कर सकता है? मुझे जो लगता है कि आने वाले दिनों में एजेंडा हमास सेट करेगा, और इसीलिए उसको ईरान ने तैयार भी इसके लिए किया है कि भाई ऐसी एक फोर्स जो अरब वर्ल्ड को, और सुन्नी फोर्स है, अरब फोर्स है, जो जिसको सब लोग जिसके साथ सबकी सिंपैथी, यहां तक कि जुलानी को बयान देना पड़ा। जब ट्रंप का स्टेटमेंट आया जुलानी को बयान देना पड़ा कि अब सोचिए जुलानी जो जहां रेजिस्टेंस चल रहा है, अभी जो खबर आई है कि लेबनान सीरियन बॉर्डर्स पे जो शिया क्लैंस हैं उन्होंने एचटीएस के 16 से 17 लोगों को मार दिया, और पूरा फिर बैकअप बुलाया गया, और बैकअप में कौन आया? इजराइल आया, और वो भी फेल हो गया, वो उसके प्लेन वगैरह आए वो पूरी तरह से फेल हो गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो पूरा हो रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, और लेबनान में अब कल सीज फायर का एक ये फाइनल है, इजराइल कह रहा है कि अभी 5 जगह हमको और दे दो। अब उसको लेके क्या होगा उधर, जो तेहरान का प्लेन लैंड नहीं किया उसको लेके जबरदस्त हिजबुल्लाह ने मतलब हिजबुल्लाह के लोग सड़क पे उतर आए और लेबनीज आर्मी से भिड़ गए। लेबनीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि लेबनीज आर्मी अपने लोगों पे गोली चला ही नहीं सकती, वहां विद्रोह हो जाएगा, सेना में विद्रोह हो जाएगा। तो ये जो पूरी एक चीज है, देखिए लेबनान को भी ऐसा फंसा दिया है कि लेबनान के पास भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट करे, ईरान को सपोर्ट करे। और ये सब धीरे धीरे सीरिया को देखिए ईरान फिर घेर रहा है, सीरिया को अच्छा, मैंने इस बीच में तेहरान से बात की परसों। वहां के जर्नलिस्ट ने यह कहा कि ये जो हवाई जहाज को रोकने का सिलसिला है वो 23 फरवरी को जो लास्ट राइट्स होने वाले, जनाजा उठने वाला है, उसमें जो लोग पहुंचना चाहते हैं उनको रोकने का भी एक ये तरीका है। और बहुत ही दिलचस्प एक पहलू और उसमें आया, साद हरीरी जो एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर था, जिसको सऊदी अरब में एक तरह से कैद कर लिया गया था बुला करके अचानक, वो भी इस ईरान के हवाई जहाज को रोकने के खिलाफ प्रोटेस्ट में बाकायदा बैरूत के चौराहे पर आकर के उसने भी तकरीरें की हैं। तो ये वहां बहुत ही, मतलब वहां भी बॉइलिंग पॉइंट पे हैं हालात, क्योंकि वहां के लोग
अपनी ही सरकार को सवाल करने लगे कि तुमने इजराइल के दबाव में ये हवाई जहाज रोका क्यों ईरान का। तो वहां भी उनकी अपनी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है। तो ये जितने भी इस इलाके के हुक्मरान हैं, ये जो जीसीसी मुल्क हैं ये, और तुर्की भी किसी हद तक, लेकिन ये लेबनान और जॉर्डन और मिस्र, यहाँ की हुकूमतें सब बिल्कुल जीरो, खामोश, चापलूस इजराइल और अमेरिका की ये रहेंगी। तो ये तो अवाम खड़ी हो जाएगी। क्या होगा, क्या मतलब वो अवाम। अरे देखिए, आप एक चीज देखिए, अर्दोगन ने पिछले, मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ, रोज बयान आता है उसका, रोज, कि ये गाजा से डिस्प्लेसमेंट का प्लान गलत है, ये बेकार है, इसमें टर्की ये कर देगा, टर्की वो कर देगा, नेटो में है टर्की। लेकिन ये वो बार बार कहता है कि हम उधर, एक बार पहले एक शगुफा भी छोड़ा था उसने 6 महीने पहले कि टर्की की ट्रूप्स लीबिया में जा सकती हैं, तो फिर वो इजराइल में क्यों नहीं घुस सकती। अर्दोगन भी बहुत प्रेशर में, इसका मतलब अर्दोगन ऐसे नहीं बोलता है इस तरीके से, वो बहुत ही एक दूसरे, मतलब वो बिल्कुल एक बहुत ही क्लेवर मैनिपुलेटर है। वो उसको ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि टर्की के अंदर यहां तक आवाज, मैं एक बयान पढ़ रहा था टर्की के एक मिनिस्टर का, उसने कहा कि ऑटोमन एम्पायर के समय गाजा टर्की में था, क्यों ना हम ही लोग कहते हैं कि गाजा हमारी प्रोविंस है और उसको ऑटोनॉमी, पूरी पूरी ऑटोनॉमी है उसको, वहां लोग जो जैसे राज करें, नॉर्मली वो टर्की का हिस्सा। अब बताइए, इस तरह की चीजें जो डायरेक्टली इजराइल अमेरिका के खिलाफ जाती है, वो ऐसी बातें लोग पब्लिकली कह रहे हैं टर्की में, और उस मतलब अर्दोगन के खिलाफ उसी की पार्टी के अंदर विरोध करना बड़ी बात है, क्योंकि उसने सारी इस तरह की चीजों को दबा दिया, बड़ा ब्रूटली दबाया। ऐसा नहीं, उसके ऊपर कितने अटेम्प्ट्स हुए, सब हुआ, सत्ता बदलने के, हर तरह की लीगल इलीगल। तो अब जो पूरा एक यहाँ पर अर्दोगन कितने प्रेशर में है, तो इसका मतलब है कि ये वेस्ट एशिया से निकलते हुए टर्की भी वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन जो बिल्कुल यूरोप को टच करता है, क्योंकि टर्की इज लाइक अ गेटवे, कि भाई वो एशिया भी है, यूरोप भी है। तो यूरोप को जो टच करता है, वहां तक जब ऐसी स्थिति पहुंच गई है, और इधर यमन से लेके सब वो बिल्कुल यथास्थिति बरकरार है, रेजिस्टेंस बल्कि ज्यादा और एग्रेसिव हुआ है, और अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस जो है इजिप्ट में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, इसकी खबरें आ चुकी हैं, बहराइन में। ये सारी चीजें जो हैं, आपको अब मैं फिर वही कहूंगा कि 8 दिसंबर 2024 को जो धक्का लगा था एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस को, वो देखिए पूरा एक सर्कल वापस लौट रहा है। और जल्दी आप देखिएगा युद्ध, देखिए युद्ध होगा, जंगी होंगी, क्योंकि नेतन्याहू के पास अब एक लास्ट कार्ड है कि अमेरिका को कन्विंस करे कि ईरान पे हमला करो। अभी आप बताइए कि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होता, हम कह रहे हैं नेतन्याहू के बिल्कुल बहुत ही बड़ा दोस्त होता एकदम सब, लेकिन वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरा फोकस इस समय रशिया यूक्रेन पे है, और ये लंबा चलेगा, ये इतनी जल्दी, क्योंकि उसमें जाए वो एक अलग टॉपिक है, उस पे क्योंकि वो बहुत डिटेल में, जैसे जेलेंस्की बोल रहा है, जैसे ये, लेकिन उसका वो पूरी जो प्रोसेस है, वो जो वेस्ट एशिया और हमास और यहाँ जो हो रहा है उससे जुड़ी हुई है, उससे लिंक है, क्योंकि सीधे आप देख सकते हैं कि उसमें, आप सोचिए, आप यहां तक कह दिया है ट्रंप ने कि रशिया ने जो टेरिटरी सीज की, ऑब्वियसली उसको वो तो वापस हो नहीं सकती। अब ये जो पूरा है, ये जो मतलब कहने का ये है कि जो दुनिया उभर रही है, उसमें जो मजबूत ताकत, एक मतलब चाहे कमजोर हो, मैं मजबूत भी नहीं कहूंगा, जिसको कमजोर समझा था ये जाता था, अगर मिलिटरीली एक हिस्से को वो हथियार ले रही है, तो फिर उससे छीनना असंभव है। और ये चीज देखिए, रशिया को सारे नेटो कंट्रीज ने घेर लिया और सब कुछ किया, उसके कितने सिटीजन्स को मारा, सिविलियन अटैक्स किए, ये किए, मतलब गाजा के मुकाबले नहीं, लेकिन फिर भी, और उस पे कितने उसके सोल्जर्स को फंसाया रखा, 2 साल लड़ाई चली, यूक्रेन लड़ ही नहीं सकता था बिना वेस्ट की मदद से, और अब देखिए पूरा वो पीछे हट रहा है वेस्ट, और उसमें ट्रंप की लीडरशिप है। तो मेरा मतलब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो सीज फायर विल होल्ड, और ज्यादा से ज्यादा इसमें ये हो सकता है कि नेतन्याहू अपनी तरफ से कह दे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो फिर एक और क्राइसिस अंदर पैदा होगी, इजराइल की लीडरशिप क्राइसिस होगी, और जो एक लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि देखिए सीज फायर ना मानने का मतलब क्या है, उसका मतलब है वॉर। वॉर आप ठीक है, आप सीज फायर, अब आप कह दीजिए हो गया, अब वहां जो होस्टेजेस बचे हैं,
अब उस दिन सिर्फ आप ही ने कहा था कि फास्ट कर रहे हो, मैंने भी देखा बकायदा जो इजराइल के परिवार हैं जिनके लोग अभी होस्टेजेस है फास्ट कर रहे हैं। इतने लोग बाहर आ गए तो हमारे लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे? आज 8 घंटे का फास्ट है 500 दिन पूरे होने पर, कैप्टिविटी के 500 दिन पूरे होने पर। तो वो एक गुस्सा है, उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे अगर सीज फायर के लिए आगे ना बढ़े तो। और अब बता आपको 15 फरवरी को जब 3 लोग छूटे, उसी रात को बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उतना प्रदर्शन लोग कह रहे हैं वो अबाउट 70 to 80,000 काउंटेड लोग, यानी वो दिखा करीब 500,000 का। 70-80 हजार लोग सड़क पे थे। उन्होंने कहा कि जो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी इतने लोग नहीं निकले थे, और वो लोग निकल के उन लोगों ने कई रास्ते ब्लॉक किए, कई ये किया कि अब तो भाई डील को कंप्लीट करो। देखिए इजरायलीज का क्या कहना है, डील को कंप्लीट करो, सेकंड फेज में जाओ, थर्ड फेज में जाओ, इसको खत्म करो, क्योंकि अब वो लोग सुनने को नहीं तैयार है। जैसे आपने कहा कि अगर सेकंड फेज में एक तो जाना उनकी मजबूरी है, और जाते ही एक तरह से उनकी हार का ऐलान एक तरह से हो जाएगा, और हमास डिक्टेट करेगा आने वाले मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होने वाला है। ये बहुत ही अहम बातें आपने कही। वक्त की कमी की वजह से हम आज यहीं रोकते हैं, फिर आपसे जल्दी फिर मिलेंगे, और आप हमें बहुत से ऐसी अहम इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपडेटेड आप देते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। मैं आखिर में फिर याद दिलाता हूं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू यूट्यूब चैनल, जिस पर आप ज्यादा वीडियो देख सकते हैं अमरीश मिश्रा जी की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप लोग उस पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सच्चाई की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इलाकों में लोगों तक। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।